नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज राहुल गांधी ने एक नया पड़ाव आज संसद में दिखाया कि किस तरह से चुनावी लोकतंत्र में एक नया पड़ाव देखने को मिला। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार हम लोग वोटर लिस्ट में धांधली, चुनाव चोरी की बातें लगातार कहते हुए आए थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज या विपक्षी दल उस चीज को या तो उससे कन्विंस नहीं होते थे या तो उसको मानते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल ने कमर कस ली है कि वो वोटर लिस्ट में धांधली के इशू को लेकर संसद में उस मुद्दे को उठाएंगे और सिर्फ उठाएंगे ही नहीं, चर्चा की भी डिमांड कर रहे हैं। आज सौगतो रॉय जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद राहुल गांधी भी खड़े होकर उन्होंने सारी विपक्षी पार्टियों के तरफ से ये कहा कि अब इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जब उन्होंने चर्चा की बात की और वोटर लिस्ट की बात कही तो ओम बिरला एकदम से कूद पड़े और बोले कि अरे भाई, सरकार थोड़ी ना बनाती है, क्या सरकार बनाती है वोटर लिस्ट? तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, सरकार नहीं बनाती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर संसद के पटल पर चर्चा हो। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद फिर आज की चर्चा हम अपने वरिष्ठ मेहमान वरिष्ठ वकील अरुण अग्रवाल जी के साथ शुरू करेंगे। और आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। जी। क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। तो आपने सुना कि क्या कहा ओम बिरला जी ने और राहुल गांधी ने उस पर इसका उनका जो रिस्पांस था वो क्या था। और उसको लेकर ये भी साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्षी दल हैं वो इस मुद्दे पर अब चर्चा चाहती हैं। क्या ये चुनावी लोकतंत्र में और जो पूरी लड़ाई चुनावी लोकतंत्र को बचाने की है, क्या उसमें आज एक नया टर्निंग पॉइंट है? अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि संसद के पटल पर चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी, उसमें धांधली, हमें नहीं लगता कि इसके पहले हमने इतिहास में कभी इस तरीके से इस मुद्दे पर मुखरता से लोगों को बोलते हुए देखा हो। क्या आज ये एक नया टर्निंग पॉइंट आपको दिखता है चुनावी लोकतंत्र की लड़ाई में? नमस्कार नीलू जी। देखिए, संसद में हो सकता है कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और उस समय हो सकता है कि ये ईवीएम के ऊपर सवाल उठे हों, जिसके ऊपर इन लोगों ने किताब भी लिखी और ये भी लिखी, इसका तो ये नहीं। लेकिन चुनाव आयोग बेईमान बन गया, इसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठा कि वो वोटर लिस्ट से जो है जानबूझ के बेईमानी कर रही है। ये सवाल पहली बार उठा। उसका कारण भी है कि जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो वो कागज दिखाने से इनकार कर दिए। वो सारी जो वोटर लिस्ट है जिस तरह से बनी, जिसको लोगों ने मांगा, तो वो देना बंद कर दिए। फिर उन्होंने जब कोर्ट गए कांग्रेस जब कोर्ट गई, दिल्ली हाई कोर्ट, तब वहां पे उन्होंने कहा कि हम डायरेक्शन देते हैं कि दोनों को सुन के जो है इस पर महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं अपना निर्णय लें। तो कहा गया कि कितने दिन में? तो कहा उसने 3 महीने में। तो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उससे तो ये लगता है कि चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने में एक मतलब उसकी अहम भूमिका है और इस बात को वो जानते हैं और अब किसी तरह से उसको वो छुपाना चाहते हैं, जो कि छुप नहीं पा रही है, क्योंकि इन्होंने धंधे की माने धांधली की हर सीमा पार कर दी और इतनी पार कर दी कि एक अंधे को भी अब दिखने लगा कि जो है
चुनाव में जो है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो जब ये मिले तो सोचा कि भाई 2% 4% की हम गड़बड़ी कर लेंगे। जब ये 10-10% की गड़बड़ी करने लगे तो जाहिर था कि ये पकड़े जाते। तो उसी का ये रिजल्ट है। और जो राहुल गांधी ने बात उठाई, उन्होंने सही कहा कि वो अग्री भी किए स्पीकर के साथ कि भाई वोटर लिस्ट आप नहीं बनाते हैं, लेकिन जो लिस्ट बनाता है वो तो आप, उसकी नियुक्ति तो उसको तो आप बनाते हैं ना। आप जिसको बनाते हैं इलेक्शन कमीशन, वही वोटर लिस्ट बनाता है। तो अब तो जिम्मेदारी आपकी है। तो ये बहुत ही दुखद है। जो अगर सेंसिटिव चुनाव आयोग होगा, क्या पता ये जो नए आए हैं ज्ञानेश कुमार, ये इनकी भी चमड़ी जो है राजीव कुमार की तरह मोटी हो, तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कम से कम जवाब तो देने की कोशिश करते हैं, जो कि वो कोशिश भी नहीं करते ना। लेकिन जो वो जवाब दे रहे हैं, उस जवाब से ही ये फंसते जा रहे हैं। जैसे कि पिछली बार जब ममता बनर्जी ने फ्राइडे को उठाया था ये बात, खाली इतना ही कहा, चुनाव आयोग से कुछ नहीं कहा। कहा कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है हमें वो मान्य नहीं है, डुप्लीकेट उसका, हम इसको संसद में उठाएंगे। तो जहां उन्होंने कहा कि संसद में उठाएंगे, तो वो 7 तारीख, आई थिंक ये फ्राइडे था, तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा अपना एक्सप्लेनेशन दिया। और उसमें उन्होंने कोशिश करी कि अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर है जो बेईमानी कर रहे हैं, उस बेईमानी को छिपाने की इन्होंने कोशिश करी। वो इस तरह से करी कि उन्होंने कहा कि एट एवरी बूथ पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो हैव द राइट टू अपॉइंट बूथ लेवल एजेंट। All BLAs have the right to verify the electoral roll of the concerned booth and raise a complaint for anomaly if any। अरे बूथ लेवल ऑफिसर तो आपका है, चुनाव आयोग का है। एजेंट जो है, जब इलेक्शन का नॉमिनेशन जब खत्म हो जाता है, जब पूरी सूची बन जाती है, तब जाके बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करता है, जो कि वहां का कैंडिडेट होता है। कोई भी आदमी को थोड़े ये अथॉरिटी है कि आप बूथ लेवल एजेंट को आप अपॉइंट कर दीजिए। तो ये जो इनका कहना है कि हमारा आदमी अगर चोरी करे तो आपके आदमी को जो हक है कि उसको पकड़े, उसको ये मतलब कि पावर है, करे या न। जब वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैसे करेगा। हरियाणा के अंदर में जैसे उन्होंने ही लिस्ट दी कि 20,000 बूथ लेवल ऑफिसर थे, और कुल बूथ लेवल एजेंट कहां से उन्होंने दिखा दिए कि 50 थे। तो क्या हर एक जगह जो बेईमानी हो रही थी, पहले तो वो 50 अपॉइंट हुए हैं बाद में, तो क्या वो उसको वो पकड़ सकते थे। नामुमकिन है पकड़ना। उसका एक ही पकड़ है कि ये जितने फॉर्म जिससे कि वोट काटे गए और जोड़े गए, ये इसको सार्वजनिक करें और ये कहें कि जिसको चाहिए आके देख ले। हमारे इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल ऑफिसर ने कोई गड़बड़ी नहीं करी, और अगर गड़बड़ी करी तो हम पकड़ के उसको सजा देने को तैयार हैं। ये तो वो बोल नहीं रहे हैं, वो उसको बचा रहे हैं, अपनी चोरी को बचा रहे हैं। और दूसरी बात कि ये भी वो कहें कि जो बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का है वो सरकारी एम्प्लॉई है, ना कि वो ठेका का एम्प्लॉई है। अगर वो ठेके का एम्प्लॉई है तो वहां भी एक गड़बड़ी है। तो ये सब सारी बातें देख के ये अब इस लेवल पर बात आ गई है कि लोगों ने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, और स्पीकर साहब तुरंत तैयार नहीं हुए कि इस पर डिस्कशन कराएं। नहीं, लेकिन क्या होगा अरुण जी, अगर मान लीजिए सरकार चर्चा के लिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर सरकार तैयार नहीं होती है, और ये ऐसा मुद्दा है जो कि सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है। क्या होगा अगर सरकार नहीं मानती? तो सरकार का जो पैटर्न है, ज्यादातर वो चर्चाओं के लिए तैयार नहीं होती, तो ऐसे में क्या होगा अगर सरकार नहीं मानती चर्चा के लिए? नहीं मानती। देखिए, ये तो एक पार्लियामेंट्री पार्टी और ऑपोजिशन का हक है कि वहां पर ये करने के लिए तो सरकार के ऊपर 2 बातें होगी कि सरकार जो है इस बात को मान रही है कि चुनाव में धांधली हुई, और वो
जो जीत के आके वहां बैठे हुए हैं वो धांधली से चुने गए हैं। अगर धांधली नहीं हुई तो उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तैयार होने में कि हम सारी चीजें जो हैं ये करें, या उसके ऊपर कानून तो ऑलरेडी है कि ये सारे कागज देने हैं, ये दे नहीं रहे हैं। कोर्ट भी जाने के बाद भी ये कहते हैं कि हम 3 महीना लगाएंगे खाली बताने में कि हम देंगे कि नहीं। तो ये सब ये सरकार को अच्छी तरह से मालूम है, बिरला जी को भी अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि वो चुनाव लड़के जीत के आए हैं। तो उनको भी मालूम है कि किस तरह से वोट काटे हैं और किस तरह से वोट जोड़े हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हमने मार्जिन नहीं देखी है, लेकिन उनके भी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर वो लिस्ट निकल जाए तो पता चलेगा कि उनके यहाँ भी ये पन्ना प्रमुख और आरएसएस वाले मिलके जो है वोट जोड़े हैं और काटे हैं। तो सबको मालूम है कि क्या गड़बड़ है, बट सब प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है ना। जो है बच्चा पैदा हो गया, अब ये कह रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि प्रेगनेंसी थी। ये हाल हो गया है इनको। आपने चुनाव की चोरी कर ली, अब आपको प्रतिक्रिया भी नहीं मालूम है कि भाई आपने कैसे चोरी करी और डिनाई कर रहे हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही दुखद हैं। और अगर इसकी पूरी चर्चा नहीं होगी, अगर तह तक लोग नहीं जाएंगे, तो हम क्या, यहाँ की जनता और बाहर के भी लोग कहेंगे कि अब हिंदुस्तान के चुनाव के ऊपर जो है लोगों का विश्वास उठ गया। लेकिन आज क्या एक तरीके से राहुल गांधी ने मोदी जी की सरकार की जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो वैधता है, उस पर आज सवाल खड़ा किया है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरा विपक्ष अगर संसद के अंदर इस बात को रेज कर रहा है, तो यानी कि सीधे सीधे जो मोदी सरकार का एग्जिस्टेंस है उसको लेकर आज चुनौती खड़ी करी है और उसको ललकारा है एक तरीके से कि आपकी सरकार बिल्कुल इलेजिटिमेट है। भाई ये तो पिछले सत्र में भी तो उन्होंने यही कहा था कि आई एम नॉट लेवलिंग एलिगेशन, तो उस समय भी उठाया था। अभी ये कह रहे हैं कि इस पर एक अर्जेंट डिस्कशन हो, है? तो अब उसके बारे में अब ये जो है थोड़ी सी बात सुने और फिर जो है रमेश बिधूरी के ऊपर को उनको मौका दिया कि बोले। तो उनकी तो आप जानते हैं जवान कितनी गंदी है, क्या बोले नहीं बोले हमने सुना नहीं, है ना। लेकिन ये दिखाता है कि विपक्ष को न केवल चुनाव आयोग में, अब जो है सरकार के ऊपर, और कुछ हद तक जो है जहां तक सुप्रीम कोर्ट भी शील्ड करता है अपॉइंटमेंट में, तो वहां सब जगह जो है आप के ऊपर सवाल उठेंगे और आप जनता का जो है डाउट और मुंह जो है आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके जितने सवाल हैं वो बोनाफाइड सवाल हैं। चुनाव आयोग का खुद ही मैनुअल कहता है कि आप फॉर्म 6, 7, 8 रखेंगे और उसको आप सार्वजनिक करेंगे, जो आप करने को नहीं तैयार है। और आपने एक हक दे दिया वोट काटने का। इतना बड़ा जो चुनाव आयोग ने एक दूसरे आदमी को हक दे दिया कि उसका वोट कटवा दो, ये किस बेसिस पर दिया, कौन सी अथॉरिटी पर दिया? और जब रजिस्टर मेंटेन करनी है तो वो रजिस्टर का वो कंप्लायंस नहीं हो रहा है, जो कि फॉर्म 9 और 10 में है। ना नोटिस भेजी जा रही है, ना बूथ लेवल ऑफिसर जाके वेरीफाई कर रहा है कि ये आदमी शिफ्ट कर गया वहां है कि नहीं है। तो किस बात का आप उनको अपॉइंट किया, किस बात की आपने सैलरी दी? क्या 1000 आदमी का आप वो नहीं आप ट्रेस कर सकते हैं? केवल 1000 ही आदमी तो हैं, 250 घर हैं, 250 घर आप नहीं पता कर सकते कि इसमें कौन है और कौन गया? एक डाकिया को आप लगा दीजिए, वो सारा आपको बता देगा। काहे को उतनी दूर जाते हैं? डाकिया तो रोज चिट्ठी डिलीवर करता है, उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ पे घर है, रोज विजिट करता है। तो ये है इसके अंदर में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अब ये एक बड़े आंदोलन के रूप में अब तब्दील होना तय हो चुका है? क्योंकि सरकार कांग्रेस ऑलरेडी इसको लेकर मेरा वोट मेरा अधिकार कैंपेन लॉन्च कर चुकी है उत्तराखंड और महाराष्ट्र में, और ये एक देशव्यापी आंदोलन बनेगा। अब जो विपक्षी दल है वो भी उसको अगर संसद में उठाकर और उसको उसके ऊपर चर्चा की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग और सरकार अब दोनों बहुत बुरी तरह से घिर गई है और कोर्ट्स के लिए भी अब जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं देखिए, वो जो जनता तो सड़क पर आ ही रही है, लेकिन आप जो है बंदूक से जो है जनता को भी आप प्रोटेस्ट नहीं करना देते हो, तो इसका मतलब है कि आप बंदूक से जो है डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हो। लोगों ने ये देखा कि बंदूक से जो है
आपने वो जो गरीब तबके के लोग थे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, तो आपने पुलिस लगा के उनको आपने वंचित कर दिया वोट से। तो जो पहले दादागिरी होती थी अपर कास्ट की, वो दादागिरी जो है आपने यूपी में देखा कि जो है भाजपा वाले जो है पुलिस के माध्यम के द्वारा कर रहे हैं। और एक जो है अनपढ़ महिला के ऊपर जो है बंदूक तान दी उस एसएचओ ने। एसएचओ भी नहीं रहा होगा वो, एसएचओ कहा, वो जो है बदतमीज लोग। और उसके ऊपर जो है चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। तो ये तो हो रहा है कि साम दंड भेद, ये वोट भी काटते हैं, मसल पावर भी यूज करते हैं, पुलिस मशीनरी भी यूज करते हैं इलेक्शन जीतने की। और सबको को मालूम है कि एक बार आप कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दीजिए कि वो जीत गया, तो उसके चैलेंज करने में 5 साल निकल जाएंगे। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि ये मामला कितना गंभीर है और उनको इसकी प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर वो या कह दें कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, खत्म करें एक बार के लिए कि हमको जब मन में आएगा 5 साल के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड सुनेंगे, 2 साल के बाद चुनाव आयोग का जो नियुक्ति हुई है हम उसको सुनेंगे, तो क्या होगा? उन्हीं की इज्जत जाएगी ना, कौन विश्वास करेगा उनको? अरुण जी, बस ये आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने और सौगतो रॉय ने मिलकर इस इशू को उठाया है, वोटर लिस्ट, वाकई में मोदी सरकार के लिए एक मुसीबत तो है ही, साथ में ओम बिरला और जो राज्यसभा में जो अब सभापति के कुर्सी पर होंगे क्योंकि धनखड़ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या इन लोगों के लिए एक पसीने छूटने जैसा मोमेंट है? और अब सर, क्योंकि अदालत को भी नहीं समझ में आएगा, चेयर पर बैठे लोगों को भी नहीं समझ में आएगा कि भाई कैसे रिएक्ट करें हम इस इशू पर, तो क्या वाकई में पेश की स्थिति है सरकार के लिए इस इशू पर? नहीं, वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसका डिस्कशन नहीं हो। जब चुनाव आयोग और वो जज के ऊपर इन्होंने, इनफैक्ट राज्यसभा स्पीकर के ऊपर जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में सोचा, तो उसको इन लोगों ने नहीं रन करने दिया। तो संसद में जो इनकी जो है घालमेल करके जो मेजॉरिटी लेके आए हैं, तो उस मेजॉरिटी से उसको भी सप्रेस कर रहे हैं। तो वो तो लोग देख ही रहे हैं। लेकिन ये है कि इससे भी ये घबराते हैं कि पब्लिक ओपिनियन कहीं हमारे खिलाफ इतना ज्यादा ना हो जाए कि हम आगे में जो है अब जो है कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए। क्योंकि ये गड़बड़ी करना जो है ना, ये आरएसएस वालों के एकदम आज से नहीं, वो जब ब्रिटिशर से थे तब से ये जो है एंटी नेशन, एंटी ये प्रो ब्रिटिश, आप समझ रहे हैं कि वो रहे हैं। इनके एक भी कोई स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ नहीं रहा। और ये आज भी जो उस समय कहते थे कि हम कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, मनुस्मृति में, वो आज भी ये चाहते हैं कि वही लॉ हो। और इसीलिए वो कह रहे थे कि 400 पार तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। वो कोशिश आज भी कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे तो आप उम्मीद करिए ही नहीं कि ये चर्चा ठीक से होने देंगे या कोई समाधान निकालेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।